हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी के कोर्स का जो पेपर 10 है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, मतलब राजनीतिक समाजीकरण। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग समाजीकरण क्या है इसके अर्थ को समझेंगे। विभिन्न विद्वानों के द्वारा समाजीकरण को जो परिभाषित किया गया है उसको समझेंगे और उसके बाद इसकी विशेषताओं को देखेंगे, इसके समाजीकरण के कार्य को देखेंगे और इसके अभिकरण जो है उसकी चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके अर्थ, इसकी मीनिंग और विशेष जो इसकी परिभाषाएं हैं उससे। तो जो राजनीतिक अभिकरण है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, वो क्या है? तो राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक पद्धति एवं राजनीतिक व्यवस्था की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य व्यवस्था के बारे में बतलाया जाता है या उसको सिखाया जाता है। जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं उसको समाजीकरण के माध्यम से बताया या सिखाया जाता है। राजनीतिक जो समाजीकरण है, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संस्कृति का ही एक जो है पहलू है। हमने अपने लास्ट क्लासेस में राजनीतिक कल्चर, संस्कृति के बारे में पढ़ा था। तो जो समाजीकरण है, राजनीतिक समाजीकरण है, वो राजनीतिक संस्कृति का ही एक पहलू होता है और राजनीतिक संस्कृति जो है वो एस्थेटिक जो है नहीं होती है, मतलब उसमें जो है गतिशीलता होती है। वो ऐसा नहीं कि एक स्थिर होती है, जिसमें गतिमान जो है स्थिति में राजनीतिक समाजीकरण जो है वो पहुंचता है। और जो राजनीतिक समाजीकरण है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक समुदाय के सदस्य अपने समाज की संस्कृति को आत्मसात करते हैं। समाजीकरण के माध्यम से जो हमारे कल्चर हैं उसको जो है हम लोग एडॉप्ट करते हैं। हमारे समुदाय के, हमारे समाज में जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं, उसको समाजीकरण के माध्यम से सीखा जाता है, अपनाया जाता है। और इसके अंतर्गत वे अपने शैशव काल से ही ऐसी अभिवृत्तियों, जितनी भी मान्यताएं होती हैं और व्यवहार के नमूने भी सीखे जाते हैं, जिनसे वे अपने समुदाय की राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को वैधता प्रदान करते हैं। अतः राजनीतिक समाजीकरण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने समाज के राजनीतिक जीवन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण बनाता है और अपने समाज, राष्ट्र या राज्य के प्रति निष्ठा विकसित करता है और सत्ता के प्रति सम्मान का भाव भी उसमें सीखता है। तो इस तरह से जो ये प्रक्रिया है समाजीकरण की, जो प्रक्रिया में व्यक्ति का परिवार, मंडलीय शिक्षण संस्थान और अन्य बड़े बड़े जितने भी समूह होते हैं उन सब की भूमिका होती है कि वह उसे सिखाए, बताए। और इस तरह से ये सभी जो हैं समाजीकरण के माध्यम से इन सभी संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति जो है वो अपनी संस्कृति को, अपने समाज को सीखने में उसको मदद मिलती है। और नागरिक तथा राजनीतिक जीवन में सहभागिता, जनसंपर्क के साधनों के प्रभाव तथा अनेक सभा संगठनों की उपस्थिति से इसकी पुष्टि होती है। राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से समाज अपने राजनीतिक मानकों, मान्यताओं, विश्वासों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है वो पहुंचाता है। यह जरूरी नहीं है कि यह प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति बने बनाए जो सोचे समझे जो ढांचे हैं उसमें ढल जाए, परंतु इससे राजनीतिक जीवन में निरंतरता बनी रहती है और राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को सहन करने की क्षमता विकसित करती है। साधारणतः राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक स्थिरता
जो होती है को बढ़ावा देता है। परंतु यदि किसी देश की राजनीतिक संस्कृति में अनेक उप संस्कृतियाँ पाई जाती हैं या अनेक उप संस्कृतियों में बटा होता है, तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता के अनुरूप ढालना जरूरी होता है, अन्यथा देश की राजनीतिक जीवन जो है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति जो है अपने समाज के मूल्यों को, अभिवृत्तियों को, मानकों को समझने में, जो हमारी संस्कृतियां हैं उसको समझने में एक सहायक होता है। और इसमें बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हमारे समाज के बने हुए होते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं। और एक तरह से हमारा जो राजनीतिक संस्कृति है उसी का एक ये पहलू जो है वो होता है, उसको संस्कृति को जानने और समझने के लिए। और जो राजनीतिक समाजीकरण है तो वास्तविकता में समाज के नित नए विचार, जो भी परिवर्तन होते हैं समाज में, जो नए नए उसके उस मानकों में, अभिवृत्तियों में जो परिवर्तन होता है, विचारों का प्रभाव आदि में जो परिवर्तन होता रहता है, जिस परिवर्तन को समाजीकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को अवगत कराया जाता है, वही दूसरी ओर से चली आ रही जो विश्वास हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारी जो अभिवृत्तियां हैं, अवधारणाएं आदि को जो है वो एक पीढ़ी से पौड़ पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में भी यह जो है इससे सहायता मिलती है या होती है। अर्थात राजनीतिक समाजीकरण एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है और राजनीतिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जिसके द्वारा राजनीतिक पद्धति के द्वारा विश्वासों, दृष्टिकोणों की स्थापना एवं विकास जो है वो किए जाते हैं। तो ये था राजनीतिक समाजीकरण। मीन्स जो समय के अनुसार, टाइम के अनुसार, जो भी समय में, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो दुनिया में स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है और उस परिवर्तन के आधार पर जो भी चेंजेस आते हैं उस समाज के मूल्यों में, आदर्शों में, संस्कृतियों में, इन सभी को समझने में जिससे हमें मदद मिलती है, उसी प्रोसेस को समाजीकरण कहते हैं। वही जो प्रोसेस है वो हमें समाजीकरण जो है वो के द्वारा हमें मिलता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ें सीखते हैं और हमारी जो राजनीतिक संस्कृति है उसको भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में ये हमारी जो है मदद करती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो विभिन्न विद्वान हैं उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण को किस तरह से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले आमंड और वर्बा जो हैं उन्होंने बताया है कि राजनीतिक समाजीकरण किसी व्यक्ति के ज्ञान के उस प्रक्रिया को कहते हैं जो समाज में उसकी स्थिति एवं सामाजिक ढांचे में संबद्ध होता है। अतः जो भी विभिन्न सामाजिक उपकरण हैं, समाज के अंतर्गत जो भी विभिन्न सामाजिक उपकरण हैं उनके द्वारा जो है वो निर्देशित होती है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति का ऐसा ज्ञान जो समाज में घटित होने वाली प्रक्रियाओं को का अध्ययन करने में एक उपकरण के रूप में हमारी जो है वो मदद करती है। दूसरे जो विद्वान हैं वो है डेविड ईस्टन और डेविस के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक अनुपस्थिति ज्ञान तथा व्यवहार के प्रतिरूपों को प्राप्त करता है। इसके बाद जो हमारे अगले विचारक हैं उन्होंने कहा है, हर्बर्ट हाइमैन के अनुसार, उन्होंने इनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि राजनीतिक समाजीकरण जो संपूर्ण ज्ञान की एक प्रक्रिया का अंग है से उस प्रक्रिया का बोध होता है जिसके माध्यम से राजनीतिक पद्धति के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति होती है। राजनीतिक पद्धति के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति होती है और उस ज्ञान के अंतर्गत घटनाओं, नीतियों तथा आवश्यकताओं में संबद्ध ज्ञान भी शामिल होता है। और इस तरह से और भी जो हमारे विचारक हैं उन्होंने भी इसको परिभाषित किया है। और उसमें कुछ और विचारक हैं जैसे कि
जो जो एक विचारक हैं आपके रसेल और अल्तोफ की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इन्होंने बताया है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा उसके राजनीतिक प्रतिबंधों एवं राजनीतिक घटनाओं के संबंध में व्यक्ति प्रतिक्रियाओं को निश्चित करती है, व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को निश्चित करती है। और जो ग्रीन्सहीन है उन्होंने कहा है कि शिक्षक प्रतिनिधियों द्वारा जानबूझकर राजनीतिक सूचना मूल्यों तथा प्रथाओं का प्रतिबोधन जिन्हें औपचारिक रूप से दायित्व सौंपा जाता है उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। और ओमेन तथा पावेल ने कहा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति बनी रहती है एवं परिवर्तित होती है और इस कार्य के निष्पादन के माध्यम से लोग राजनीतिक संस्कृति में प्रविष्ट होते हैं और राजनीतिक विषयों की ओर उनकी प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। और इसके बाद जो हमारे एक और विचारक हैं हर्बर्ट हाइमन ने, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि उनकी जो पुस्तक है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में उन्होंने प्रकाशित हुई जब यह, तो उसके बाद राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का तब से मतलब उदय माना जाता है। इनकी जो हर्बर्ट हाइमन की जो पुस्तक थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तब से इस जो राजनीतिक समाजीकरण है ये जो विषय है इसकी जो है वो एक तरह से उदय कहा जा सकता है। और इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण क्या है, एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और राजनीतिक समाजीकरण में ज्ञान मूल्यों राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत दृष्टिकोण का जटिल पहलू जो है वो माना जाता है और इसके अंतर्गत व्यक्ति और उसके समूहों के बीच शासन तंत्र के बारे में सीखा जाता है और इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समाज के अन्य लोगों को भी सिखाया जाता है। तो इस तरह से जो हम देखते हैं कि समाजीकरण जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और इस तरह से जो जितने भी हमने परिभाषाएं देखी उस परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक जो समाजीकरण है उसके बारे में हमें क्या समझ में आता है। तो उसके बारे में हमें पहली जो बात समझ में आती है कि राजनीतिक समाजीकरण एक विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, राजनीतिक समाजीकरण एक विशेष प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न राजनीतिक मूल्य अनुभव एवं ज्ञान सीखे जाते हैं। जो भी राजनीतिक मूल्य हैं, ज्ञान है, अनुभव है, इस समाजीकरण के माध्यम से ही सीखे जाते हैं और यह एक प्रक्रिया होती है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात डिफिनीशन से को जानने के बाद, सुनने के बाद जो हमें समझ में आई वो यह है कि इसमें अराजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जाता है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। सिर्फ राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी नहीं, और राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन जो किया जाता है जो किसी न किसी रूप से राजनीतिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आती है वो यह है कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया लगातार जो है चलती रहती है, जैसा कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हमने सीख लिया तो वो चीज़ें हम अपने बच्चों को या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है और जो भी परिवर्तन होते हैं उनका अध्ययन जो है हम लोग देखते हैं, करते हैं और समझते हैं। और यही जो है समाज के अंतर्गत निरंतर चलने वाली जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं उसको उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो एक समाजीकरण कहलाता है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात हमें समझ में आती है वो यह है कि समाजीकरण व्यक्ति के व्यवहार तक सीमित नहीं रहता है बल्कि संगठन समूह के प्रभाव तक व्यापक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के बारे में ही होता है बल्कि ये संगठन के व्यवहार के बारे में भी, उस समूह के बारे में भी जो है वो इसका प्रभाव उस पर पड़ता है। पांचवी जो महत्वपूर्ण बात है जो समझ में आती है वो यह है कि समाजीकरण में व्यक्ति मुख्य रूप से
राजनीतिक मनोभावों, अनुभूतियों, अभिप्रेरणाओं के बारे में सीखता है। जो पॉलिटिकल मनोभाव हैं, अनुभूतियां हैं, अभिप्रेरणाएं हैं, इन सभी को भी वो सीखता है। और इस तरह से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूहों के सूचनाओं को प्रेषित करने का काम करता है, जिसके द्वारा जीवन पीढ़ी भावनाओं, अनुभूतियों, मनोभावों, संगठनों एवं संस्था के बारे में सीखता है। और इसे राजनीतिक समाजीकरण, और इसी चीज़ को राजनीतिक समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है, या उसको राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। तो ये थी राजनीतिक समाजीकरण के अर्थ और परिभाषाएं। इनको जानने के बाद अब हम देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण जो है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो इसकी जो विशेषताओं में जो इसकी पहली विशेषता है वह यह है कि राजनीतिक समाजीकरण निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि यह व्यक्तियों के मनोभावों, अभिप्रेरणाओं एवं अनुभूतियों को सीखता है, जानता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति का अनुरक्षण एवं परिवर्तन किया जाता है। मतलब जो भी समाजीकरण के माध्यम से जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, संस्कृति है, उसको जानने, सीखने और परिवर्तित करने का भी काम जो है वो ये समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है राजनीतिक समाजीकरण की, वह यह है कि यह एक प्रक्रिया है जो सामान्यतः सदृश्य आकस्मिक रूप से कार्य करता रहता है। वो हमें दिखाई तो नहीं देता है, क्योंकि निरंतर परिवर्तन होता रहता है। कोई भी चीज़ जो पृथ्वी पर है वो स्थिर नहीं है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो परिवर्तन जो है वो होता रहता है। पांचवी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो यह है कि राजनीतिक समाजीकरण में प्रधान बल राजनीतिक मूल्यों के संप्रेषण पर बल दिया जाता है, या दिया जाता है। जो राजनीतिक मूल्य के संप्रेषण है, राजनीतिक जो मूल्य है हमारे, उनको जो है संप्रेषित करने का काम करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम जो है वो समाजीकरण के माध्यम से ही होता है। अगली जो विशेषता है राजनीतिक समाजीकरण की, वो यह है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य मुख्यतः एक अच्छा नागरिक बनाना होता है, क्योंकि वो चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, नित्य नए परिवर्तन होते हैं, और उनसे जो है व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है अपनी गलतियों से या त्रुटियों से, तो आगे वाली पीढ़ी में उसको सुधार करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो समाजीकरण है, इसका जो मकसद होता है एक अच्छा गुड सिटीजन क्रिएट करना होता है, बनाना होता है, कि अच्छे नागरिक बनाना होता है। अगली जो विशेषता है इसकी वह यह है कि राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रण आधुनिक एवं विकासशील चीज़ों को स्वीकार किया जाता है। निरंतर जो है आधुनिक और जो भी विकासशील चीज़ें हैं उसको इसमें एक्सेप्टेबल होता है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी आधुनिक और विकासशील चीज़ें होती हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। आठवीं जो इसकी विशेषता है वह यह है कि राजनीतिक समाजीकरण का मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्पष्ट एवं स्पष्ट दोनों रूप में कार्य करती है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी मतलब पड़ता है। अगली जो विशेषता है वह यह है कि राजनीतिक समाजीकरण में व्यक्ति एवं समूह दोनों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि शुरू में भी मैंने बताया कि इसमें संगठन का अध्ययन, समूहों का अध्ययन, उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीतिक समाजीकरण में एक व्यक्ति एवं समूह और दोनों के व्यवहारों का अध्ययन जो है वो किया जाता है, कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वरूप क्या होता है, एक समूह में रूप में उसका व्यवहार क्या होता है, एक संगठन के अंदर उसका क्या व्यवहार होता है और उसमें क्या परिवर्तन आते हैं। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है इसके माध्यम से संभव हो जाता है। और इसकी अंतिम विशेषता यह है कि राजनीति एवं अराजनीतिक दोनों के अध्ययन में इसमें जो है वो मदद मिलती है। जो राजनीतिक क्षेत्र में भी समाजीकरण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, और राजनीतिक क्षेत्र में भी इसके द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं।
तो ये इसकी विशेषता थी। इसके बाद हम देखेंगे इसके प्रकार के बारे में। तो राजनीतिक समाजीकरण जो है वो मुख्यतः जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण होता है। और प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण क्या है? इसमें कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में प्रभाव डालने वाले विभिन्न राजनीतिक सूचनाओं, घटनाओं के माध्यम से सीखता है। जो भी सूचनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, डायरेक्टली व्यक्ति जो है उससे होने वाले परिवर्तन से वो सीखता है और उसे प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे कि शासन व्यवस्था है, कैसे काम कर रही है, और शासन व्यवस्था की मांग क्या है, डिमांड्स क्या हैं, शासन व्यवस्था जो चलती है उसके सिद्धांत क्या हैं, इन सभी बातों का अध्ययन जो है वो इसके माध्यम से प्रत्यक्ष जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, डायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, उसके माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा इसका जो रूप है वो है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण। तो ये क्या है? तो ऐसी घटनाएं एवं व्यवहार, सूचनाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के जीवन को प्रभावित करती हैं। पहले में क्या था? डायरेक्टली प्रभावित करती थी, और दूसरे में जो है इनडायरेक्ट रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं एवं अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक मूल्य एवं व्यवहारों को सिखाती है, उसे हम अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए ये मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है ना चाहते हुए भी समाज में कई ऐसी राजनीतिक चीज़ें जो होती हैं जो व्यक्ति जो है वो सीख लेता है, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वह एक सोशल एनिमल है, सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, जिसके थ्रू समाज से कुछ अनावश्यक चीज़ें भी जो है वो सीख लेता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसके दो प्रकार थे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण जो है उसका कार्य क्या है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके द्वारा कौन से काम किए जाते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण जो है उसके द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, और उसमें जो पहला कार्य है वो यह है कि राजनीतिक समाजीकरण के मुख्य कार्य राजनीतिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक भर्ती करने का होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका कार्य होता है कि राजनीतिक नेताओं को निर्माण करना होता है, मीन्स पॉलिटिकल लीडर्स क्रिएट करता है समाजीकरण के माध्यम से। तीसरा जो महत्वपूर्ण इसका कार्य है वह यह है कि राजनीतिक व्यवस्था के लिए नए नेताओं की भर्ती के अवसर को उपलब्ध कराता है। ये नहीं कि जो पुराने हैं, नए जितने भी लीडर्स हैं उनके भर्ती के अवसर को भी ये जो है सुनिश्चित करता है, उसका मार्ग प्रशस्त करता है। पांचवी जो इसके कार्य हैं वो यह है कि सामाजिक व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था के साथ यह जोड़ने का भी कार्य करता है। क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था है और पॉलिटिकल, समाज के अंतर्गत जब पॉलिटिकल जो मूल्य हैं, अभिवृत्तियां हैं, उनका अध्ययन जब हम करने लगते हैं तो वो समाजीकरण हो जाता है, राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। तो इस तरह से जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो है हम राजनीतिक व्यवस्था को भी इसको जोड़ने का प्रयास जो है वो इसके माध्यम से किया जाता है। अगला जो इसका कार्य है वह यह है कि राजनीतिक मूल्यों को यह बनाए रखता है। राजनीतिक जो भी वैल्यूज़ हैं उनको यह बनाए रखने में जो है वो मदद करता है, उसको बनाए रखता है। उसके बाद इसका अगला कार्य जो है वो है कि राजनीतिक मूल्यों के विकास में मदद करता है। नए जो राजनीतिक मूल्य हैं उनके विकास, डेवलपमेंट में भी ये मदद करता है। और अंतिम जो इसके कार्य है वो यह है कि यह नागरिकों में लोकतांत्रिक, राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रीयतावादी जो मान्यताएं हैं उनको लोगों के अंदर उसको जागृत करता है, उनको विकसित करने का कार्य जो है वो राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से ही किया जाता है। नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का, राष्ट्रवादी मूल्यों का और या तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनका विकास करने का कार्य जो है वो इसके माध्यम से, राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो राजनीतिक जो समाजीकरण है उसकी अवस्थाएं क्या हैं, उसके चरण क्या हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, किस तरह से ये जो है वो कार्य करती है, स्टेजेस क्या हैं इसके। तो राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो बाल अवस्था
से युवा अवस्था और उसके बाद तक भी जारी होती है। ऐसा नहीं कि बचपन में जो हमने सीख ली वो एक टाइम में किसी पर्टिकुलर समय में समाजीकरण होता है। यह, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह जो है व्यक्ति के जीवन में जो जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उन सब में यह देखने को मिलता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जो इसमें जो है पहली अवस्था में व्यक्ति जो है सामान्य संस्कृतियों में प्रवेश करता है। जो हमारे नॉर्मल जो कल्चर हैं उसके बारे में जानकारी व्यक्ति को मिलती है। और इसकी जो दूसरी अवस्था होती है उसमें विशिष्ट स्वरूप के बारे में, जो राजनीतिक स्वरूप है, विशिष्ट स्वरूप जो है उसकी जानकारी होती है। जैसे कि व्यक्ति वो किस गली में रहता है, क्या किस मोहल्ले में रहता है, किस विद्यालय में पढ़ेगा, कौन सा विद्यालय कहाँ है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जो है सेकेंड फेज में व्यक्ति जो है वो सीखता है। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण अवस्था होती है, उस अवस्था में समाजीकरण का अंत एवं विशेष व्यक्तियों के कार्य, जो खास लोग हैं समाज में, उन व्यक्तियों के कार्य एवं भर्ती जो होते हैं उनके बारे में ये तीसरा चरण, तीसरी अवस्था में बताया जाता है। और जो चौथी अवस्था है उस अवस्था में वो क्या होता है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। जब तक व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया में है तब तक वह कुछ न कुछ मूल्यों का चयन कर लेता है, क्योंकि जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो समाज की सामान्य संस्कृतियों के बारे में उसको बताया जाता है, फिर वह उससे आगे बढ़ता है तो उसके गली मोहल्ले देश इसके बारे में बताया जाता है, विद्यालयों के बारे में। फिर जो तीसरी जो होती है उसमें कुछ विशिष्ट चीज़ों का ज्ञान व्यक्ति करता है। और जो चौथी अवस्था है उसमें व्यक्ति जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है, और आत्मनिर्भरता होना सीखता है कि किस तरह से वह जो है आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड हो सकता है, और उन मूल्यों को दूसरे में हस्तांतरित भी करता है। ये चौथी जो फेज होती है इसमें वह व्यक्ति अपने से दूसरे जो पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उनमें भी इन सब मूल्यों को हस्तांतरित करता है। तो ये इस 4 अवस्थाएं इसकी होती हैं समाजीकरण की। इन अवस्थाओं से होकर जो है वह गुजरता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो राजनीतिक समाजीकरण है उस समाजीकरण के अभिकरण क्या हैं, कैसे उसको हम लोग पा सकते हैं, अभिकरण, उसका अभिकरण क्या है। तो जो डेविस कावानाथ जो एक विचारक हैं, उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरणों को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला जो उनका विभाजन है, उन्होंने कहा है उद्देश्यपूर्ण अभिकरण। ये उद्देश्यपूर्ण अभिकरण क्या है, तो इसमें वे सभी शामिल हैं जिनका उद्देश्य राजनीतिक समाजीकरण करना होता है, जैसे कि राजनीतिक दल, संचार के साधन, दबाव समूह, राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञों के विचार एवं विचारधाराएं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस एवं राष्ट्रीय आंदोलन आदि। इन सभी बातों का अध्ययन जो है ये उद्देश्यपूर्ण अभिकरण के अंतर्गत आता है। डेविस कावानाथन ने इसको बताया है, इसके अभिकरण को बताया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जो उन्होंने डिवीज़न इसका किया है वह है कि गैर उद्देश्यपूर्ण अभिकरण। इसमें वो उपकरण आते हैं जिनका प्रभाव व्यक्ति पर और राजनीतिक तौर पे पड़ता है। पहला का तो राजनीतिक तौर पे, दूसरा और राजनीतिक तौर पर जो है वो पड़ता है, और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक समाजीकरण होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मित्र, परिवार, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक तत्व, धार्मिक एवं संस्थाएं जो होती हैं। और आमतौर पर राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। पहला जो है परिवार से किस तरह से उसका समाजीकरण होता है। तो राजनीतिक समाजीकरण की जो प्रथम पाठशाला होती है वो क्या होती है, वो आपका परिवार होता है। परिवार में जन्म लेने के बाद व्यक्ति युवा होता है, युवा अवस्था में जाता है, और यह प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है, और इसलिए परिवार को राजनीति का प्रथम प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण का जो प्रथम अभिकरण है वो एक परिवार होता है। परिवार के माध्यम से वह सबसे पहले अपनी संस्कृति को जानता है, राजनीति को जानता है, और समाजीकरण के प्रथम जो अवस्था है उससे होकर गुजरता है परिवार के माध्यम से। दूसरी जो पाठशाला होती है, या दूसरा जो उसका अभिकरण है वो है कि पाठशाला एवं शिक्षण संस्थाएं।
जो अब समाजीकरण जो होता है वह कहाँ और कहाँ होता है, तो शिक्षण संस्थाओं को समाजीकरण का प्रमुख अभिकरण माना जाता है। और बालक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में जाकर राजनीतिक दृष्टिकोणों को और स्पष्ट रूप से सीखता है। जब वो शिक्षा ग्रहण करता है, परिवार तो उसे बताता ही है बेसिक चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी जब हम बड़े होते हैं, कॉलेज स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ ये जो पाठशाला जो होता है या कॉलेज शिक्षण संस्था जो होती हैं, वह इसका समाजीकरण का दूसरा अभिकरण होता है। उसके माध्यम से हम अपने देश के संस्कृति को, मूल्यों को, अभिवृत्तियों को, मनोवृत्तियों को हमको जानने का अवसर मिलता है। हम सभी सारी चीज़ों को अच्छी ठीक ढंग से समझ पाते हैं इनके माध्यम से। तीसरी जो महत्वपूर्ण इसका अभिकरण है वो है मित्र मंडली। शिक्षण संस्थानों के अलावा कोई व्यक्ति मित्र मंडली से संपर्क में रहता है एवं मित्रों के प्रभाव में आकर विभिन्न राजनीतिक मूल्यों और मान्यताओं को भी सीखता है। हम देख के भी कुछ सीखते हैं अपने मित्रों से, सहपाठियों से, कि कौन सी राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है, कौन सा राजनीतिक दल है, कौन सा संगठन अच्छा है। तो इस पर भी हम अपने मित्र मंडली के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। चौथा जो अभिकरण है वो यह है कि राजनीतिक दल। तो इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक समाजीकरण करना होता है राजनीतिक दल का, जो कि समाज के लोगों को राजनीतिक मूल्यों और व्यवहारों से अवगत कराते हैं। तो इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है राजनीतिक दल का। और जो पांचवा होता है वह है राजनीतिक प्रतीक। जो भी सिंबल्स हैं, जिसमें उन राष्ट्रीय प्रतीकों, चिन्हों जिससे राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति की भावना को स्वीकार किया जाता है, तो ये भी जो है राजनीतिक समाजीकरण के एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं, अभिकरण होते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसकी जो एक और जो महत्वपूर्ण अभिकरण होता है वो होता है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व, कभी कभी क्या होता है, विशेष व्यक्तित्व, कुछ खास लोग समाज में होते हैं जिनके व्यक्तित्व से हम प्रभावित होकर भी जो है राजनीतिक समाजीकरण के लिए हमें वो प्रेरित करता है। और जैसे कि महात्मा गांधी, मार्क्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू, तो ये लोग, इनके व्यक्तित्व से हम प्रभावित होकर भी जो समाज में जो है राजनीतिक मूल्यों को सीखने में हमारी यह जो है वो मदद करती है। और हम इसके माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो समाज में सीखते हैं, जानते हैं। तो ये थे इसके कुछ अभिकरण, जिसमें हमने आपको देखा कि ये दो तरह के हैं। एक तो उद्देश्यपूर्ण सामाजिक अभिकरण और दूसरा था गैर उद्देश्यपूर्ण। और गैर उद्देश्यपूर्ण जो सामाजिक संस्था होता है, उसमें परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, मित्र मंडली है, राजनीतिक दल हैं, उसके बाद राजनीतिक प्रतीक हैं या व्यक्तित्व, किसी खास व्यक्ति का व्यक्तित्व, ये सभी जो है राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजनीतिक समाजीकरण है की प्रक्रिया है, यह एक व्यापक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। और इसके माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण में ज्ञान, मूल्यों, राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत दृष्टिकोण एवं जटिल उनके प्रतिमानों को, अभिकरणों को सीखने में, जानने में हमें बहुत ही इससे मदद मिलती है। और राजनीतिक समाजीकरण जो है, इसके माध्यम से राजनीतिक समुदाय के सदस्य जो हैं समाज की संस्कृति में खुद को आत्मसात करते हैं। और यह जो राजनीतिक समाजीकरण है वो राजनीतिक संस्कृति का ही एक अभिन्न अंग होता है, जिससे कि हम नित्य नए जो भी समाज में परिवर्तन होते हैं, अभिवृद्धि होती हैं, उसको सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और उसको अगली भावी पीढ़ी तक भी ले जाने में इस समाजीकरण के माध्यम से हमें मदद मिलती है। और समाजीकरण के अंतर्गत जब हम राजनीतिक मूल्यों का, उनके अभिवृद्धियों का, उनके अभिवृत्तियों का, मनोवृत्तियों का जब अध्ययन हम करते हैं, मूल्यों का अध्ययन जब होता है, तो वह एक राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। तो ये था राजनीतिक समाजीकरण। हमने देखा कि राजनीतिक समाजीकरण
के जो है वो का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, डिफिनीशंस हमने देखा बहुत सारे विद्वानों का, और उसके द्वारा इसकी जो परिभाषा जो है उसमें विशेष जो विशेषताएं थी, उसकी बातें, विशेष बातें थी, उसको देखा। राजनीतिक समाजीकरण के कार्य क्या हैं, उसके अभिकरण क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, इन सभी चीज़ों की चर्चा हमने आज संक्षिप्त में की। आई होप कि आपको समझ में आया हो। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस क्वेश्चन आते हैं उसमें है कि तो राजनीतिक समाजीकरण क्या है, उसके बाद राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, या राजनीतिक समाजीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसके मुख्य जो लक्षण एवं अभिकरण हैं उनको बताएं। तो इस तरह से इससे 3-4 तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।